हेलो साथियों, मैं लोकेश शाह। समष्टि अर्थशास्त्र की हमारी B3 सीरीज़ चल रही है और उसमें ये हमारा पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हमने वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक्स को पढ़ा और पार्ट 2 में हम सेंट्रल बैंक पढ़ रहे हैं, केंद्रीय बैंक। आपको फिर थोड़ी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि B सीरीज़ के जितने भी वीडियो हैं वो सभी समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित ही होंगे और ए सीरीज़ के वीडियो जो हैं वो व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित होंगे। यहाँ पर हम केंद्रीय बैंक पढ़ रहे हैं, पिछले वीडियो में वाणिज्यिक बैंक पढ़ा, लेकिन हम ओनली थ्योरी पार्ट पढ़ रहे हैं। मैं अभी आपको इसमें RBI के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। वो हम भारतीय अर्थव्यवस्था के हमारे जो वीडियो आएंगे उसमें हम बैंकिंग पढ़ेंगे, तो उसमें देश में जो बैंकिंग का ढांचा है, उसका इतिहास है, वर्तमान है, सारा उसमें पढ़ेंगे। अभी हम ओनली सेंट्रल बैंक का थ्योरी पार्ट पढ़ रहे हैं कि सेंट्रल बैंक क्या है, उसके क्या काम हैं, उससे रिलेटेड मैटर पढ़ेंगे। तो केंद्रीय बैंक हम बात करते हैं देश के सर्वोच्च मौद्रिक ढांचे की, एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ द मॉनेटरी सिस्टम ऑफ द कंट्री। देश का हमारा जो मौद्रिक और बैंकिंग ढांचा है उसकी सर्वोच्च संस्था है, शीर्ष संस्था है, एपेक्स इंस्टीट्यूट। प्रत्येक देश में एक ही केंद्रीय बैंक होता है। जैसे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड, फ्रांस में बैंक ऑफ फ्रांस, अमेरिका में फेडरल रिजर्व सिस्टम। देश में एक एक केंद्रीय बैंक होता है। अब परिभाषा क्या बनाए, तो यही परिभाषा हम बना दें कि किसी देश के मौद्रिक और बैंकिंग ढांचे की शीर्ष संस्था को ही केंद्रीय बैंक कहते हैं। केंद्रीय बैंक वह बैंक है जिसे देश में नोट जारी करने का एकाधिकार हो और व्यापारिक बैंकों का बैंक हो। बैंकिंग संरचना जो है उसका नियमन, नियंत्रण और निरीक्षण करता। ये जो इसके कार्य हैं इससे भी हम परिभाषा बना सकते हैं, लेकिन ये बात इसमें आनी चाहिए कि यह देश के मौद्रिक और बैंकिंग ढांचे का केंद्र बिंदु है या सर्वोच्च संस्था या शीर्ष संस्था है और इसके बैंकिंग कार्यों का संचालन का नियंत्रण जो है वो केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है और प्रत्येक देश में एक केंद्रीय बैंक होता है। ये कुछ इसके उदाहरण भी हमने यहाँ पर लिखे हैं। अब बात करते हैं केंद्रीय बैंक के कार्य। पहला कार्य है नोट निर्गमन का एकाधिकार, मोनोपोली ऑफ इश्यूइंग करेंसी नोट्स। प्रत्येक देश में केंद्रीय बैंक को नोट जारी करने का एकाधिकार होता है। हमारे देश में जैसे RBI, तो RBI के अलावा और कोई नोट जारी नहीं करता है। अच्छा, एक को ही अधिकार देने से क्या फ़ायदा होगा, तो मुद्रा में समरूपता बनी रहेगी। पूरी अर्थव्यवस्था में, पूरे देश में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक अगर हम जाएं तो पूरे देश में घूमने पर एक जैसी 10 की नोट जो यहाँ चल रही है वही कश्मीर में चल रही, वही आसाम में, वही पोरबंदर में, यही कन्याकुमारी, एक जैसी वही नोट चल रही है। तो मुद्रा की समरूपता रहेगी, एक रूपता रहेगी, जनता का सर्वाधिक विश्वास रहेगा मुद्रा पर क्योंकि वही मुद्रा सब जगह चल रही है। मुद्रा की पूर्ति पर केंद्रीय बैंक का पूर्ण नियंत्रण रहेगा कि अब नोट ज़्यादा छापनी है या कम छापनी है, इसको कंट्रोल करना है क्या, तो ये लोचशीलता भी बनी रहेगी, सुरक्षा बनी रहेगी। ये बिंदु हमने यहाँ पर लिखे हैं। मुद्रा का जो आंतरिक मूल्य है, बाह्य मूल्य है, उसका नियंत्रण रहे, उसमें स्थिरता बनाए रखने का काम है, वो भी केंद्रीय बैंक द्वारा इसके अनुसार किया जाएगा। देखिए, जितनी ज़्यादा मुद्रा बाजार में अगर आ जाएगी तो मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा। तो मुद्रा के मूल्य को बनाए रखना है, ये जिम्मेदारी भी केंद्रीय बैंक की है। सरकार का बैंकर, एजेंट और सलाहकार। सरकार का बैंकर यानी क्या, जैसे वाणिज्यिक बैंक का जनता से जो संबंध है, जनता जैसे जनता को उधार देना, जनता से उनकी जमाएं स्वीकार करना, तो सरकार के लिए केंद्रीय बैंक भी वही काम करती है। सरकार, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकारें हो, उनकी जो जमाएं हैं वो केंद्रीय बैंक के पास रहती हैं और उनको आवश्यकता अनुसार उधार देने का काम है वो केंद्रीय बैंक ही करती है। तो उनकी जमाएं स्वीकार करना और उन्हें
उधार देना, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनको केंद्रीय बैंक ये कार्य करती है, तो ये सरकार का बैंकर कहलाता है। एजेंट, कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड, सरकार के जैसे टैक्स का कलेक्शन करना है, कौन करेगा? केंद्रीय बैंक, है ना। तो बैंकों के माध्यम से ही केंद्रीय बैंक जो है वो टैक्स का कलेक्शन करवाती है। टैक्स का कलेक्शन करवाना, डिस्ट्रीब्यूशन, अब जनता में वो फंड बांटना है या किसी को भी भुगतान करना है सरकार की ओर से, तो सरकार की ओर से सभी भुगतान करने का कार्य भी केंद्रीय बैंक ही करती है। तो जहाँ से भी टैक्स का पैसा कलेक्ट करना है, कलेक्शन ऑफ फंड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स, सरकार को जहाँ जहाँ से पैसा एकत्रित करना है वो केंद्रीय बैंक करेगी, जहाँ जहाँ भुगतान करना है केंद्रीय बैंक करेगी, इसलिए सरकार का एजेंट कहा जाता है। अब सरकार का सलाहकार, तो सरकार जब मौद्रिक नीति बनाती है, राजकोषीय नीति है, व्यापार नीति है, कृषि नीति है, उद्योग नीति है, आयात निर्यात की नीति है, कोई भी नीति बनाती है, हर नीति में पेमेंट की ज़रूरत तो, फंड की व्यवस्था तो ज़रूरी है। इसलिए आरबीआई जो है, आरबीआई के गवर्नर जो हैं उनको बुलाया जाता है, वो प्रत्येक नीति को बनाते समय सरकार को सलाह देने का कार्य करते हैं, इसलिए सरकार का सलाहकार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है बैंकों का बैंक। बैंकों का बैंक, जितनी भी बैंकिंग प्रणाली है देश में, उनमें टॉप मोस्ट पे सर्वोच्च संस्था कौन है? केंद्रीय बैंक है। तो सभी बैंकों का नियमन मतलब रेगुलेशन, नियंत्रण मतलब कंट्रोल, और निरीक्षण, नियमन, नियंत्रण और निरीक्षण, ये कार्य जो है वो केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। किस बैंक को लाइसेंस देना है, किस बैंक का लाइसेंस निरस्त करना है, क्या जो मौद्रिक नीति बनाई है उसके अनुसार सभी बैंक कार्य कर रहे हैं या नहीं, उनके कार्यों का निरीक्षण करना, नियंत्रण करना, ये कार्य केंद्रीय बैंक करती है। इसके अलावा नकद कोषों का संरक्षक, जितने भी बैंकों के कैश रिजर्व हैं वो कहाँ पड़े हैं? केंद्रीय बैंक के पास पड़े हैं। जब ज़रूरत होती है तो इन नकद कोषों में से उनको ऋण भी प्रदान किया जाता है। बैंकों का अंतिम ऋणदाता, जब किसी भी बैंक को अपने लेवल पर कहीं भी फंड मैनेज नहीं होता है, कहीं से भी ऋण नहीं, उधार नहीं मिल रहा है, तो अंतिम रूप से केंद्रीय बैंक तो उनको देता ही देता है। इसलिए केंद्रीय बैंक को बैंकों का अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। बैंकों का ये अंतिम ऋणदाता भी, और नियमन, नियंत्रण और निरीक्षण, ये भी बात हमारी हो गई। अब है समाशोधन गृह, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। समाशोधन गृह क्या होता है? तो देश में जितने भी वाणिज्यिक बैंक हैं उनके सबके अकाउंट कहाँ हैं? केंद्रीय बैंक के पास। जैसे भारत में जितने भी वाणिज्यिक बैंक हैं सबके अकाउंट आरबीआई के पास हैं, सबके अकाउंट में पेमेंट पड़ा हुआ है। अब समाशोधन क्या होता है? तो सभी बैंकों के जो आपसी लेन देन होते हैं वो केंद्रीय बैंक उनके अकाउंट से केवल क्रेडिट और डेबिट कर देता है सिस्टम में, और क्लियरिंग हो जाती है, कहीं कैश देने की ज़रूरत नहीं होती है। एक उदाहरण दूं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको समाशोधन गृह का कार्य दिया, तो शहर में जितने भी वाणिज्यिक बैंक हैं वो सभी 12 बजे अपने अपने दूसरी बैंकों के जो चेक आए हैं वो सारे चेक लेके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आ जाते हैं। फिर सभी आपस में एक दूसरे के बैंक के जितने भी अमाउंट हैं वो बताते हैं। जैसे पीएनबी है, वो कह रहा है भाई आईडीबीआई बैंक वालों को कह रहा है लाओ 2 लाख रुपए दे दो, आईडीबीआई पीएनबी को कह रहा है लाओ तुम्हारे भी चेक आए 5 लाख तुम दे दो। अब वो तो चेक लेके आए, कैश पैसे लेके थोड़ी आए हैं। तो यहाँ पर आरबीआई को मैसेज हो जाएगा कि भाई पीएनबी जो है वो आईडीबीआई से 2 लाख मांग रहा है, आईडीबीआई पीएनबी से 5 लाख मांग रहा है। तो वहाँ से ही इसके अकाउंट से डेबिट, इसके अकाउंट से क्रेडिट, इसके अकाउंट से डेबिट, इसके अकाउंट में क्रेडिट, ओनली क्रेडिट और डेबिट होता है, और इससे नकदी की आवश्यकता कम होती है। न्यूनतम नकदी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए समाशोधन उनके केवल खातों में ही कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि केंद्रीय बैंक के पास सभी बैंकों के अकाउंट हैं। नेक्स्ट है विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक, कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जितना भी विदेशी मुद्रा भंडार है देश में वो कहाँ पड़ा है? आरबीआई के पास। विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक है, विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक है। तो यहाँ पर केवल उनको रखवाली ही नहीं करनी है, केंद्रीय बैंक जो है विदेशी मुद्रा भंडार का केवल रखवाली ही नहीं कर रहा है,
इसके अगेंस्ट में उसको क्या काम करना है, विदेशी मूल्य जो है, विनिमय दर, वो स्थिरता बनी रहे, विदेशी विनिमय दर में स्थिरता बनी रहे। कैसे? जब $1 इक्वल टू 70 रुपया है, अब $1 इक्वल टू बाजार में मान लो 75 और 80 हो गया, तो इसमें तो रुपये का मूल्य कम हो गया। ऐसी स्थिति में केंद्रीय बैंक जो है वो विदेशी मुद्रा को बाजार में उतार देता है, विदेशी मुद्रा की बिक्री प्रारंभ कर देता है। बाजार में डॉलर की बिक्री प्रारंभ हो जाती है। डॉलर की बिक्री करने से डॉलर का मूल्य कम होगा, रुपये का मूल्य बढ़ेगा। इसी प्रकार से $1 इक्वल टू 70 रुपये की जगह अगर 60 रुपया हो गया, तो ऐसी स्थिति में भी वापस स्थिरता लानी है, तो केंद्रीय बैंक वो डॉलर को खरीदने का काम करता है। तो विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय करके विदेशी विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखने का कार्य, जिम्मेदारी केंद्रीय बैंक की है। ये ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आयात निर्यात पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। नेक्स्ट है साख का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ क्रेडिट। ये मेन काम है। देखिए वाणिज्यिक बैंकों में हमने पढ़ा साख का निर्माण करते हैं, और यहाँ हम देखेंगे साख का नियंत्रण करना। साख का नियंत्रण कैसे हो? तो जितने भी उपाय हैं, जितने भी उपकरण हैं, उनको 2 भागों में बांटा गया है, मात्रात्मक और गुणात्मक उपाय, क्वांटिटेटिव मेजर्स एंड क्वालिटेटिव मेजर्स। इसको डिटेल में हम अगली हेडिंग में देख रहे हैं। नेक्स्ट है आंकड़ों का संग्रहण व प्रकाशन। केंद्रीय बैंक जो है वो देश में जितने भी व्यापारिक आंकड़े हैं, मुद्रा पूर्ति के, ब्याज दर के, ऋण के, जितने भी आंकड़े हैं, सभी अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के, वो आंकड़े एकत्रित भी करता है और रिजर्व बैंक बुलेटिन में उनका प्रकाशन भी करता है। तो ये केंद्रीय बैंक के जो कुछ प्रमुख कार्य थे उसको हमने यहाँ पर देखा। अब हम लेते हैं साख नियंत्रण की विधियाँ। ये 2-3 हेडिंग हो सकती है, इसकी 2-3 हेडिंग हो सकती है। कौन सी? मौद्रिक नीति के उपकरण, अगर ये पूछा जाए तो भी यही आएंगे। मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करने के उपाय, तो भी यही आएंगे। और साख नियंत्रण के उपाय या साख को नियंत्रित करने के उपाय पूछें तो भी यही आएंगे। ये सारे जो उपाय हैं साख नियंत्रण के बहुत इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में आते हैं, है ना। तो इन उपायों को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक तो है मात्रात्मक उपाय, क्वालिटेटिव मेजर्स या मात्रात्मक उपकरण, और इसको परिमाणात्मक उपकरण भी बोलते हैं। और दूसरे हैं गुणात्मक उपाय, क्वालिटेटिव मेजर्स, गुणात्मक उपकरण। अब हम परिमाणात्मक और मात्रात्मक, पहले गुणात्मक में फर्क क्या है उस पर बात करते हैं। मात्रात्मक उपाय जो हैं वो साख को प्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करते हैं, साख में प्रत्यक्ष कमी या वृद्धि करेंगे, है ना, और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को समान रूप से प्रभावित करेंगे। सभी क्षेत्रों में या तो लोन महंगा होगा या सभी क्षेत्रों में लोन सस्ता होगा। और गुणात्मक उपाय जो हैं ये अप्रत्यक्ष रूप से साख को नियंत्रित करते हैं, और इनका काम क्या है कि अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र में साख का विस्तार करना है, किसी क्षेत्र में साख का संकुचन करना है, तब हम गुणात्मक उपायों को अपनाते हैं। सबसे पहले हम मात्रात्मक या परिमाणात्मक उपाय देखें। इसमें पहला पॉइंट है, हमारा पहला उपकरण है बैंक दर, बैंक रेट। बैंक रेट, हालांकि वर्तमान की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें बैंक रेट की इम्पोर्टेंस थोड़ी कम हो गई है, इसके स्थान पर रेपो रेट प्रयोग में आती है। अब हम बात करते हैं बैंक रेट है क्या। बैंक रेट वैसे सामान्य बोलचाल में अगर हम समझें तो बैंकों के बीच में चलने वाली रेट, केंद्रीय बैंक, वैसे ही नॉर्मल यूँ लेमैन को भी समझाना हो तो यूँ समझा सकते हैं कि केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को जिस दर पर उधार दिया जाता है। लेकिन हम टेक्निकल लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं तो वाणिज्यिक बैंकों के बिलों की पुनर्कटौती जिस दर पर की जाती है उसे हम बैंक दर कहते हैं, रीडिस्काउंटिंग रेट। क्या होता है ये बिलों की पुनर्कटौती? आपको यदि ध्यान हो तो इससे पहले वीडियो में हमने वाणिज्यिक बैंकों के कार्य में लिखा था विनिमय बिल की कटौती या उसको भुनाना। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मुझे किसी व्यक्ति ने एक बिल दिया है, विनिमय बिल दिया है
6 महीने बाद मुझे वो पेमेंट करेगा 1 लाख रुपया। अब मैं 6 महीने तक ठहर नहीं सकता। मैंने स्टेट बैंक में अकाउंट है, उनको मेरा बिल दे दिया कि मुझे आज पैसा दे दो, और वो पार्टी 6 महीने बाद दे देगी। स्टेट बैंक ने 6 महीने का इंटरेस्ट काट के फिर मुझे वो पेमेंट बिल का दे दिया। अगर स्टेट बैंक ने मुझसे 10% में डिस्काउंटिंग किया हो, मेरे बिल को 10% में अगर उन्होंने डिस्काउंट किया है, तो अब स्टेट बैंक उस बिल को कहाँ पेश कर रही है? केंद्रीय बैंक के पास। केंद्रीय बैंक के पास वो बिल दिया कि ये फलाना व्यक्ति है, वो इतने 6 महीने बाद पेमेंट करेगा, आप हमको अभी दे दो। वो भी ऐसे ही थोड़ी दे देगा, वो भी तो डिस्काउंटिंग करेगा ना। तो उन्होंने वहाँ से 6% में डिस्काउंट किया। स्टेट बैंक ने मुझसे कितने परसेंट में किया? 10% में। उनको वहाँ कितने परसेंट में डिस्काउंट हुआ? 6% में। कुल मिला के समझने की बात यह है कि जो बिल है उसके अगेंस्ट में वहाँ से उधार लाके मुझे दिया है। तो एक बार तो कटौती यहाँ हुई, जब मैंने बिल पेश किया स्टेट बैंक में, यहाँ कटौती हुई, वो तो कहलाएगी ब्याज दर। वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को जिस दर पर उधार देते हैं ना, वो ब्याज दर कहलाती है। और बैंक उस बिल को फिर से डिस्काउंटिंग कराने गया, कहाँ पर? केंद्रीय बैंक के पास। तो केंद्रीय बैंक ने फिर से उसको डिस्काउंटिंग किया 6% पे। तो 6% है ना, वो बैंक दर कहलाएगी। क्लियर हो गया? वो बैंक दर है। केंद्रीय बैंक ने डिस्काउंटिंग की, वो रीडिस्काउंटिंग क्यों बोले? क्योंकि एक बार यहाँ डिस्काउंट हो चुका है, वहाँ पर दूसरी बार डिस्काउंटिंग हो रहा है। तो वाणिज्यिक बैंकों के बिलों की, प्रथम श्रेणी के बिलों की पुनर्कटौती केंद्रीय बैंक द्वारा जिस दर पर की जाती है उसे हम बैंक दर कहते हैं। अब बैंक दर से साख का क्या संबंध है? यदि बैंक दर बढ़ेगी तो साख का संकुचन हो जाएगा, क्योंकि अगर वाणिज्यिक बैंकों को आगे से लोन महंगा मिलेगा तो वो भी यहाँ पर ब्याज दर बढ़ा देंगे, तो लोग लोन लेने नहीं आएंगे। तो बैंक दर बढ़ाकर साख का संकुचन किया जाता है। फिर है नकद आरक्षित अनुपात, कैश रिजर्व रेशो। ये पहले भी हमने समझा है। कैश रिजर्व रेशो, प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित अनुपात केंद्रीय बैंक के पास नकद रूप में जमा कराना पड़ता है, रिजर्व रखना पड़ता है। इसलिए इसका नाम है कैश रिजर्व रेशो। अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित अनुपात नकद रूप में केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है। इसको हम बोलते हैं CRR। अब CRR का साख से क्या संबंध है? यदि CRR बढ़ा देंगे तो ज़्यादा रिजर्व रखना पड़ेगा, तो लोन कम दे पाएंगे, तो साख का संकुचन हो जाएगा। यदि साख को नियंत्रित करना है, कम करना है, तो CRR को बढ़ा देंगे। तीसरा है वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो SLR। ये क्या होता है? तो प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित अनुपात स्वयं के पास तरल संपत्ति के रूप में स्वयं के पास रखना पड़ता है, रिजर्व। इसको हम बोलते हैं SLR। क्लियर हुआ? प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित अनुपात, जो RBI डिसाइड करेगी, निश्चित अनुपात स्वयं के पास तरल संपत्ति के रूप में रिजर्व रखना पड़ता है। इस अनुपात को SLR कहते हैं। अब SLR का साख से क्या संबंध है? तो SLR बढ़ा देंगे तो ज़्यादा संपत्ति के रूप में रिजर्व रखना पड़ेगा, तो लोन के लिए लिमिट है वो थोड़ी कम हो जाएगी। तो अब अपन ने क्या देखा? बैंक दर बढ़ा दो। अगर साख को संकुचित करना है, नियंत्रित करना है, बैंक दर बढ़ा दो, CRR बढ़ा दो, SLR बढ़ा दो। ये एक प्रकार से महंगी मौद्रिक नीति हुई। अब है चौथा पॉइंट हमारा मात्रात्मक उपाय में खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। खुले बाजार की क्रियाएं क्या होती हैं? तो केंद्रीय बैंक द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना, खरीदना और बेचना। कब खरीदना है और कब बेचना है, ये ध्यान रखना है। जब साख का नियंत्रण करना है, साख कम करना है, लोनिंग को कम करना है, तो केंद्रीय बैंक क्या करेगी? प्रतिभूतियां बेचेगी बाजार में, ताकि वाणिज्यिक बैंकों को प्रतिभूतियां जब खरीदनी है, वाणिज्यिक बैंक के जब प्रतिभूतियां खरीदेंगी तो उनके पास जो कैश है वो कहाँ आ जाएगा? वो केंद्रीय बैंक के पास आ जाएगा। तो जब प्रतिभूतियां बेच दी जाएंगी तो वाणिज्यिक बैंकों के पास नकदी की कमी हो जाएगी,
तो अपने आप साख का निर्माण है वो कम हो जाएगा। और मान लो साख का विस्तार करना हो तो केंद्रीय बैंक बाजार से प्रतिभूतियाँ खरीदेगी तो कैश बैंकों के पास अवेलेबल हो जाएगा, और कैश अवेलेबल हो जाएगा तो वो ज़्यादा लोनिंग कर पाएंगे। अब हम लेते हैं गुणात्मक उपाय, क्वालिटेटिव मेजर्स। गुणात्मक उपाय पहले भी मैंने चर्चा की कि साख को किसी दिशा में मोड़ना हो तो गुणात्मक उपाय काम में लेते हैं, और ये साख को अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करता है, सभी क्षेत्रों को समान रूप से प्रभावित नहीं करता है, जबकि जो मात्रात्मक उपाय हैं वो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को समान रूप से प्रभावित करते हैं। पहला है सीमांत आवश्यकता, मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब इसको समझने अगर हम जाएंगे तो इसमें आपको इंग्लिश वर्ड मार्जिन को ही ध्यान में रखना है, तो सब समझ में आ जाएगा। जैसे केंद्रीय बैंक के पास वाणिज्यिक बैंक जो है वो उधार लेने जाए, या हम वाणिज्यिक बैंक के पास उधार लेने जाएं, तो उधार लेते टाइम हम सिक्योरिटीज़ रखते हैं। जैसे मैं बैंक के पास होम लोन लेने जा रहा हूँ, या चलो पर्सनल लोन लेने जा रहा हूँ, और बैंक ने मुझसे कुछ सिक्योरिटी मांगी। मान लो मैंने बैंक को गोल्ड रिजर्व रख के और लोन लिया, 1 लाख का गोल्ड अगर मैंने बैंक के पास रिजर्व रखा और बैंक ने मुझे 80,000 रुपये लोन दिया, 1 लाख का गोल्ड रखा और 80,000 लोन दिया, इट मीन्स 20%, 20,000 रोक लिया ना, तो 1 लाख में से 20,000 रोका तो 20%, तो 20% कहलाएगा मार्जिन। समझ में आया ना क्या बोल रहा हूँ मैं? बैंक जो लोन दे रहा है और लोन की एवज में जो संपत्ति रखी है, संपत्ति का मूल्य माइनस जो ऋण दिया गया, दोनों का जो अंतर है उसी को सीमांत आवश्यकता कहते हैं। अब अगर साख को नियंत्रित करना है, केंद्रीय बैंक चाहती है कि लोन कम से कम बटे, तो क्या करना पड़ेगा? मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दो। भाई 1 लाख का सोना रखोगे 60,000 लोन मिलेगा, 40% मार्जिन, नहीं आएंगे लोग लोन लेने। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा दिया जाए तो साख का संकुचन हो जाएगा। फिर है साख की राशनिंग, ये इंग्लिश वर्ड है, राशनिंग ऑफ क्रेडिट। राशन की दुकान पर क्या होता है? क्वांटिटी फिक्स होती है। एक परिवार है, 5 किलो ही गेहूँ मिलेगा, या 5 किलो ही केरोसिन मिलेगा, या 5 किलो शक्कर, क्वांटिटी लिमिट है। इसी तरह से केंद्रीय बैंक सभी वाणिज्यिक बैंकों की एक अपर लिमिट लगा सकती है कि भाई आपको टोटल लोन है वो 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं देना है, या एक पार्टी को इससे ज़्यादा लोन नहीं देना है। ये जो अपर लिमिट लगती है इसी को हम बोलते हैं राशनिंग ऑफ क्रेडिट, मतलब साख की सीमाएं निर्धारित कर दी जाती है साख का नियंत्रण करने के लिए। फिर है नैतिक दबाव, मोरल सुएजन। ये क्या होता है? केंद्रीय बैंक सभी वाणिज्यिक बैंकों को सेमिनार के द्वारा, पत्रिकाओं के द्वारा, सम्मेलन करके प्रोत्साहित करती है। काहे के लिए? कि हम साख का नियंत्रण करना चाहते हैं, ये नीतियाँ बनाइए, आप इसका पालन करके और आप हमें सहयोग करिए, हमारे इस कार्य में सहयोग करिए कि क्रेडिट को कैसे हम कंट्रोल करें। अपन सब मिलकर इस क्रेडिट को कंट्रोल करते हैं। मतलब केंद्रीय बैंक अपनी नीतियों को पालन करने के लिए नैतिक रूप से उनको प्रोत्साहित करती है। इसको हम बोलते हैं नैतिक दबाव। भाई बापू अपन बोलते ना, ये भाई कर लेना, ये ऐसा कर, ये नैतिक दबाव एक प्रकार है। क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो अगला पॉइंट ये है प्रत्यक्ष कार्यवाही, डायरेक्ट एक्शन। डायरेक्ट एक्शन क्या होता है? यदि कोई वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक की नीतियों का पालन नहीं करती है या उसकी गाइडलाइन के अनुसार नहीं चलती है, तो उसकी लाइसेंस को निरस्त भी किया जा सकता है, या उससे आर्थिक संबंध भी समाप्त किए जा सकते हैं, उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जा सकती है। नेक्स्ट है चयनात्मक साख नियंत्रण, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। ये क्या होता है? चयनात्मक साख नियंत्रण में अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, सभी के लिए अलग अलग साख की सीमाएं भी हो सकती हैं और सभी के लिए ब्याज दर भी अलग अलग हो सकती है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र है, वहाँ पर बहुत कम ब्याज पर ऋण दिया जाएगा। द्वितीय क्षेत्र है, उस पर थोड़ा ज़्यादा ब्याज रखा जाएगा। तृतीय क्षेत्र में और ज़्यादा ब्याज रखा जाएगा। इस प्रकार से चयनात्मक अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग साख नीति बनाई गई है, अलग अलग ब्याज की
दरें रखी गई हैं, तो ये कहलाता है चयनात्मक साख नियंत्रण। किसी क्षेत्र विशेष में मान लो साख का नियंत्रण करना है, किसी क्षेत्र में साख का विस्तार करना है, तो इस प्रकार की नीति लगाई जाती है। अब हम लेते हैं केंद्रीय बैंक और वाणिज्यिक बैंक में अंतर। सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में क्या अंतर है? जैसे सेंट्रल बैंक जो है ना, वो देश की जो पूरी बैंकिंग प्रणाली है उसका शीर्ष है, सर्वोच्च शिखर, एपेक्स इंस्टीट्यूट है, शीर्ष संस्था है, और देश में एक ही है। कमर्शियल बैंक ये क्या है? ये पूरी बैंकिंग सिस्टम का एक पार्ट है और देश में अनेक हैं। दूसरा है केंद्रीय बैंक का उद्देश्य क्या है? सामाजिक कल्याण को अधिकतम करना, वेलफेयर ऑब्जेक्ट है। वाणिज्यिक बैंक, इसका ऑब्जेक्ट क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? अपने लाभ को अधिकतम करना, तो लाभ कमाना, ये उद्देश्य इनका है। तीसरा, जनता से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। अपना आरबीआई से क्या रिलेशन? डायरेक्ट तो कोई रिलेशन नहीं, अपना अकाउंट थोड़ी है वहाँ। लेकिन वाणिज्यिक बैंक का जनता से डायरेक्ट रिलेशन है। फिर है नोट जारी करने का अधिकार, एकाधिकार किसको है? केंद्रीय बैंक को है। वाणिज्यिक बैंक नोट जारी नहीं कर सकती है। फिर ये साख का नियंत्रण करता है और ये साख का निर्माण करता है। ये ध्यान रखना है हमको कि वाणिज्यिक बैंक साख का निर्माण करता है, केंद्रीय बैंक जो है वो साख का नियंत्रण करती है। इसके अलावा मैंने डैश डैश कर दिया, और पॉइंट कौन से बनेंगे? तो जो केंद्रीय बैंक के कार्य है ना, उसी से हम यहाँ पॉइंट बना सकते हैं कि केंद्रीय बैंक सरकार का बैंकर, एजेंट, सलाहकार है, ये कार्य नहीं करता है। केंद्रीय बैंक विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक है, यह कार्य नहीं करता है। ठीक है ना? इस प्रकार से केंद्रीय बैंक और वाणिज्यिक बैंक के ये अंतर हुए। इसमें हमारा ये जो मैटर है केंद्रीय बैंक से रिलेटेड, उसको हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।